हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बाय हिमांशु में स्वागत है। आप सभी का 4 बजे की कक्षा में स्वागत है। जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आज के क्लास के माध्यम से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी और डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न पत्र। तो देखिएगा प्रश्न पत्र को कैसे सॉल्व करना है। सभी को गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब, रिप्लाई करिएगा। उसके बाद में प्रश्न देखते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। अब देखिए 2017 का आपका प्रश्न पत्र है, जो कि द्वितीय बार हुआ था, यानी कि आउट हो जाने के बाद में दूसरी बार हुआ है। इसका हल प्रश्न पत्र आप पढ़ने वाले हैं। एक एक प्रश्नों को बहुत ही अच्छी से तरीके से पढ़ना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आपके प्रश्न हमेशा बनते हैं। तो इसलिए आप प्रीवियस ईयर प्रश्नों को ज़रूर पढ़ा करिए, उनको ज़रूर प्रैक्टिस किया करिए। ओके, देखिए इसमें आपके 5 आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, 6 आपके अतिलघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, 7 आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। 5 आपके बहुविकल्पी होते हैं, वह आपके 1-1 नंबर के होते हैं। 6 जो आपके होते हैं अतिलघु प्रश्न, ये भी 1-1 नंबर के होते हैं। 7 जो प्रश्न होते हैं ये आपके 2-2 नंबर के होते हैं। समय आपका 1 घंटे का होता है। पूर्णांक आपका 25 नंबर का होता है। तो देखिए आज की क्लास के माध्यम से पहला प्रश्न देखिए, एक एक प्रश्नों को पढ़िएगा अच्छे तरीके से, क्लास को अंत तक ज़रूर देखना है। ओके, ये नहीं क्लास में आए, लाइक किया और भाग गए। देखिए ओम में ओ के आगे बना एस, यानी कि ये है ह्रस्व स्वर, प्लुत स्वर, दीर्घ स्वर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। इसमें आपका सा विकल्प सही है, प्लुत स्वर। प्रश्न आपका 2 है, ई वर्ण का उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ। ई वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो यह आपका तालु है, बा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 3 है, पितृनम पद में कौन सी संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, दीर्घ संधि। पितृनम शब्द में संधि है, तो यह आपकी दा विकल्प सही है, दीर्घ संधि है। प्रश्न संख्या 5 है आपकी स्क्रीन पर। आंसर जरूर किया करिए, आंसर जरूर करिए, क्योंकि आंसर करने से क्या है, आपको पता लगेगा। गलत करिए चाहे सही करिए, लेकिन आंसर जरूर करिए, क्योंकि इससे आपको ही लाभ है। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 4 है, शुद्ध वाक्य है। ज्ञानम बिना न मुक्ति, ज्ञानेन बिना न मुक्ति, ज्ञानात बिना न मुक्ति, उपर्युक्त सभी। बताइए, फटाफट से आंसर करिए, उसके बाद में बढ़ते हैं आगे। तो इसमें आपका जो सही विकल्प है यह आपका आ विकल्प सही है, ये शुद्ध है, यानी ज्ञानम बिना न मुक्ति, ये आपका वाक्य शुद्ध है। प्रश्न संख्या 5 है आपका बहुविकल्पी प्रश्नों में। चतुर्विंशति का अर्थ है 24, 80, 16, 24। इसमें आपका आंसर 100 हो रहा है, दिखाई दे रहा है, तो आप सभी गलत नहीं करेंगे। तो इसका आ विकल्प सही है, 24। चतुर्विंशति का अर्थ कितना है? 24 होता है, 24 को चतुर्विंशति लिखते हैं संस्कृत में। तो यह आपके 5 बहुविकल्पी प्रश्न थे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो 5 नंबर ये तो आपको प्राप्त करने ही हैं, क्योंकि ये 5 नंबर प्राप्त करने से आपको बाकी प्रश्नों का अगर गलत भी आंसर होगा तो उनका भी लाभ मिलेगा।
क्योंकि एग्जामिनर देखेगा कि प्रथम 5 प्रश्न सही हैं तो बाकी और भी सही होगा, तो वह पास के लायक नंबर दे देता है। वैसे आपको ज़्यादा नंबर प्राप्त करने की आवश्यकता है अगर आप अच्छे से पढ़ें। देखिए, अब आते हैं अतिलोकित प्रश्नों पर, जो कि आपके एक एक नंबर के हैं। देखिएगा, एक एक प्रश्नों को अच्छी तरीके से देखिएगा और समझिएगा। प्रश्न संख्या 6 है, दीर्घ स्वर कितने होते हैं? दीर्घ स्वर कितने होते हैं? तो दीर्घ स्वर होते हैं आपके 8। कितने होते हैं? 8। दीर्घ स्वर आपको उत्तर डाल के लिखना है कि दीर्घ स्वरों की संख्या 8 है, जो निम्नलिखित हैं: आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इतना आपको आंसर लिखना है और 1 नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। ओके, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 8 है। आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है, अनुस्वार तथा अनुनासिक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो अनुस्वार शब्द जो होते हैं, देखिए आपको उदाहरण देना है, धर्मम धनचर यानी कि धर्मंचर, ये आपका अनुस्वार शब्द का उदाहरण है धर्मंचर। अनुनासिक का उदाहरण है दिक्धन्नाथ यानी कि दिंगनाथ। ये आपका जो अंग है, ये आपका नासिका से निकल रहा है ना, तो ये आपका अनुनासिक का उदाहरण है। क्या है? दिंगनाथा। प्रश्न संख्या 8 है आपका, वांगमयम शब्द का संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए। तो आपको उत्तर डाल के लिखना है कि वांगमयम आपका वाक्धन्मयम यानी कि आपका होता है वांगमयम, है ना। इसका संधि विच्छेद, संधि का नाम आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, इसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है, परोपकारा शब्द का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। तो परोपकारा आपको उत्तर डाल के लिखना है कि परोपकारा शब्द में जो है तत्पुरुष समास है। कौन सा? तत्पुरुष समास है। इसका संधि विच्छेद होगा परधन उपकारा। क्या होगा? परधन उपकारा यानी कि परोपकारा। ये आपका समास का नाम हो गया और समास विग्रह हो गया। प्रश्न संख्या 10 है आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न संख्या 10 है, मातृ शब्द में के षष्ठी विभक्त के तीनों वचनों में रूप लिखिए। तो देखिए आपको उत्तर डाल के लिखना है, मातृ शब्द के रूप विभक्ति कौन सा पूछे? षष्ठी विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये जरूर लिखना है, ना कि आप डायरेक्ट रूप ही लिख दें। इससे एग्जामिनर क्या है, ये देखेगा कि कौन सा एक वचन है, कौन सा द्विवचन, कौन सा बहुवचन, है ना। तो आप इसको लिखेंगे तो उसको स्पष्ट समझ में आएगा। तो यह है, मैं आपके देखिए षष्ठी विभक्ति कहा है, तो षष्ठी विभक्ति में हो जाएगा मातृ का मातु, मात्रो, मातृनाम। यह आपका षष्ठी विभक्ति में मातृ शब्द का रूप है, तीनों वचन। इसके बाद में प्रश्न संख्या 11 है, शुरू यानी कि सुनना धातु लट लकार प्रथम पुरुष के सभी वचनों में सभी वचन लिखना है। सभी वचनों के रूप लिखना है ना, तो इसके उत्तर में लिखना है आपको श्रु धातु के रूप यानी कि लट लकार यानी कि वर्तमान काल के रूप लिखनी है। तो पुरुष यानी कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष के कहा है कितने? प्रथम पुरुष के तीनों वचन। तो श्रृणेति, श्रृता, श्रवंती, यह आपका प्रथम पुरुष के रूप है वर्तमान काल के श्रु धातु के। श्रृणेति, श्रृता, श्रवंती। ये तो आपके देखिए 6 तो आपके हो गए
अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 11 यानी कि 5 आपके बहुविकल्पी प्रश्न और 6 आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो आपके ये 6, 5, 11 नंबर के ये प्रश्न हो गए, 11 प्रश्न। अब देखिए, अब लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़िए, समझिएगा कैसे आंसर देना है आपको उत्तर पुस्तिका में। आपको प्रश्न संख्या 12 है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, 12 से शुरू है क्योंकि 25 नंबर का आपका पेपर होता है। तो 11 नंबर के आपके प्रश्न निकल चुके हैं, 11 नंबर के प्रश्नों को आपने पढ़ लिया है। प्रत्याहार किसे कहते हैं? किसी एक प्रत्याहार को 100 उदाहरण समझाइए। तो देखिए, आपको उत्तर डाल के लिखना है कि माहेश्वर सूत्रों में जो 14 प्रत्याहार सूत्र होते हैं उनको संक्षेप में करने के लिए प्रत्याहार का प्रयोग किया जाता है। आपको यह परिभाषा लिखनी है। 14 माहेश्वर सूत्रों से 42 प्रत्याहार निर्गत हुए हैं, यानी कि प्रत्याहार में जो आने वाले वर्ड होते हैं वो होते हैं आ, ई, उ, री, ली। ये सभी क्या है? प्रत्याहार में आने वाले शब्द हैं, वर्ड हैं। इसके बाद में प्रश्न संख्या 13 है, 13 है, द्विगु समास किसे कहते हैं? 100 उदाहरण समझाइए। इसका आंसर आपको लिखना है उत्तर डाल के कि जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है, यानी कि जिस शब्द का पहला पद जो होता है वह क्या होता है? संख्यावाचक शब्द होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। इस समास का प्रयोग समूह में होता है, यानी कि यह जो समास है किसमें होता है? समूह अर्थ में होता है। जैसे त्रयानाम लोकानाम समाहारा, यानी कि त्रिलोकी, इसको बोलते हैं त्रिलोकी। तो त्रिलोकी आपका क्या है? द्विगु समास का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 14 है आपका, तब्यत यानी कि तब्य तथा अनियर यानी कि अनि प्रत्ययों का प्रयोग किस लकार में किया जाता है? दोनों प्रत्ययों को 100 उदाहरण समझाइए। यानी कि मैंने आपको जब उपपद विभक्ति पढ़ाई हैं तो आपको मैंने उसमें पढ़ाया है कि तब्यत और अनियर प्रत्ययों का प्रयोग। तो देखिए, आपको उत्तर डाल के लिखना है कि तब्यत अनियर प्रत्ययों का प्रयोग विधिलिंग में किया जाता है। किसमें किया जाता है? विधिलिंग में किया जाता है। जैसे धातु तब्यत प्रत्यय आपका ये आपका अनियर प्रत्यय है। तो पठ धातु है तो पठ धातु का तब्यत प्रत्यय हो जाएगा पठतव्य, और अनियर प्रत्यय हो जाएगा पठनीय। क्या हो जाएगा? पठनीय। नहीं, पठ धातु जो है इसका जो तब्यत प्रत्यय होगा पठतव्य होगा, अनियर प्रत्यय जो होगा पठनीय होगा। इसके बाद में प्रश्न संख्या 15 है आपका, किन्हीं 2 उपसर्ग से बने संस्कृत के 2 शब्द लिखिए। किन्हीं 2 उपसर्ग से बने संस्कृत के 2 शब्द लिखना है। देखिए, उपसर्ग यानी कि प्रति उपसर्ग है, एक आपका दुरुपसर्ग है। तो आपको उत्तर डाल के लिखना है नंबर 1 प्रति उपसर्ग से बना है प्रतिधन आ, यानी आधन गमनम, यानी कि प्रत्यागमनम। क्या होगा? प्रत्यागमनम, यानी कि प्रति उपसर्ग है। दूसरा है आपका दुर उपसर्ग, यानी कि दुर प्लस वी प्लस अब प्लस हार, यानी कि दुर्व्यवहारा। इससे सिंपल जो भी आपको याद हो प्रत्याहार उनसे शब्द बनाकर लिख दीजिएगा। ओके, तो प्रतिधन आधन गमनम यानी कि प्रत्यागमनम, दुर्धन विधन अवधन आहार यानी कि दुर्व्यवहार। 2 नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसके आगे प्रश्न संख्या 16 है आपकी स्क्रीन पर, 16 है। देखिए, संस्कृत शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का महत्व बताइए। देखिए, संस्कृत शिक्षण सामग्री का महत्व क्या होता है?
आपको उत्तर डाल के लिखना है संस्कृत शिक्षण सामग्री का महत्व। तो पहला आपका लिखना है पहले पॉइंट में कि संस्कृत शिक्षण प्रक्रिया सुगम एवं सरल बनाने के लिए उसकी आवश्यकता होती है। जो उसकी प्रक्रिया होती है उसको क्या है, सुगम बनाना है और क्या बनाना है, सरल बनाना है, तो उसके बनाने के लिए आवश्यकता होती है। दूसरा आपका है बालक और बालिकाओं का ज्ञान स्थायी होता है, यानी कि शिक्षण अधिगम सामग्री के द्वारा बालकों का जो ज्ञान है वह इधर उधर नहीं भटकता है, वह क्या है, वो स्थायी रहता है। इसके बाद में तीसरा है पॉइंट आपका संस्कृत शिक्षण सामग्री के प्रयोग में कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति का विकास होता है। यानी कल्पना, किसी चीज़ की कल्पना करना, तर्क यानी कि एक दूसरे से तर्क करना, इसका क्या होता है, विकास होता है संस्कृत शिक्षण सामग्री के द्वारा। चौथा पॉइंट दिया है आपका बालक और बालिकाओं को शिक्षा की स्मृति स्थायी होती है। बालक और बालिकाओं को शिक्षा की स्मृति क्या होती है, स्थायी होती है। तो दोस्तों ये थे आपके 4 पॉइंट, तो इनको लिखना है आपको, तो 2 नंबर आपके प्राप्त हो जाएंगे आपको। इसके बाद में प्रश्न संख्या 17 है आपका, देखिए निम्नलिखित श्लोक का हिंदी अर्थ समझाइए। देखिए श्लोक है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। यानी कि अभिवादनशील और नित्य बड़ों की सेवा करने वालों की आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 गुण क्या हैं, बढ़ते हैं। ये आपका इस श्लोक का अर्थ है। ऐसे ही आपको उत्तर डाल के लिखना है, ना कि श्लोक को लिखना है। इसके बाद में एक श्लोक जरूर आएगा आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2 नंबर का श्लोक होगा। प्रश्न संख्या 18 है, अंतिम प्रश्न है, 2 नंबर का प्रश्न है। 4 वाक्य दिए हैं। पहला है मुंह धो लो। मुंह धो लो, तो आपका इसका वाक्य जो होगा संस्कृत में, आपको संस्कृत में अनुवाद करना है, तो आपका होगा मुखम प्रक्षालयति। मुखम प्रक्षालयति यानी कि मुंह धो लो। दूसरा वाक्य है आपका वह गाय से दूध दूहता है। गाय से दूध दूहता है, वह यानी कि सा, गाय से धेनवा, दूध यानी कि दुग्धम, दूता यानी कि दूहती, तो सा धेनवा दुग्धम दूहती। तीसरा है आपका वे दोनों विद्यालय जाते हैं। वे दोनों यानी कि वे दोनों विद्यालय यानी कि विद्यालयम जाते हैं, तो गच्छता, तो विद्यालयम गच्छता। चौथा आपका दिया है लता गांव जाती है। लता यानी कि लता का लता ही होगा, गांव का होगा ग्रामम, जाती है तो वर्तमान काल है, तो गच्छति हो जाएगा, लता ग्रामम गच्छति। तो ये आपके 4 वाक्य जो कि आपको 2 नंबर दिलाएंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो दोस्तों ये थे आपके आज के प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन, क्योंकि 18 प्रश्न आपके आते हैं आपके प्रश्न पत्र पे, और आपको 18 ही प्रश्न करने हैं। स्पष्ट राइटिंग से स्पष्ट लिखना है, अच्छी राइटिंग से स्पष्ट आंसर देना है। तो जिन भी साथियों को ऐसे ही प्रश्न पत्र पढ़ने वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। और जिन्होंने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। बाकी आपको यहाँ पर मैंने दे रखा है कि टारगेट बाय हिमांशु को आप सर्च करिएगा टेलीग्राम पर, और आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ऑल सोशल मीडिया से जुड़ने के लिए आप ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पर जुड़ सकते हैं। ओके, सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली कक्षा में। क्लास को लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिए करिए। कमेंट ज़रूर करना है, क्योंकि आज की क्लास आपको कैसी लगी लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि सभी तक इस क्लास का लाभ मिल सके सभी को। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।